ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। सो ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे आज नए हैं, नया फेस नजर आ रहा है। कुछ कितने लोग आज फर्स्ट डे है? एक दो तीन चार। ओके। सो कल हम लोगों ने एक्चुअली कुछ पढ़ा ही नहीं था। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन बच्चों से पूछ लो, हम लोगों ने कल कुछ पढ़ा था क्या? अगले ना 7 दिन तक सब लोगों को यही बोलना है ना? हम पढ़ेंगे रोज, लेकिन हम आने वाले सारे बच्चों को यही बताएंगे कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? ताकि उन लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम कहाँ आ गए और हमसे पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, हम पीछे रह गए। तो उनको ये फील नहीं कराने के लिए हम लोग यही बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमने अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब आप आए हो, अब हम पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली हम लोगों ने जेन्युइनली कल तो कुछ भी नहीं पढ़ा, पर आज से ऑफकोर्स हम पढ़ना चालू करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड I will be teaching you this subject as well as I will be teaching you GST. So I am CA Nikhil Gokru and I will be teaching you two subjects. First is cost accounting and second one is GST. Right now we have started with cost accounting और मैंने उसका रीजन यही बताया था कि GST में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, तो हम उसको अभी नहीं पढ़ सकते, तो हम बाद में जाके उसको पढ़ना चालू करेंगे। पर मैंने इसके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट की बात अभी तक नहीं की थी। मैंने आपको इतना सा बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं, ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। यहाँ कुछ अलग ही बीमारी है, वो टेबल मंगवाई है मैंने इसीलिए, ताकि बीमारी, ये राइटिंग खराब जो आ रही है वो ना आए इस पे। मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं है, ये कुछ यहाँ पे टेबल का इशू है जिस कारण से राइटिंग ऐसी आ रही थी। मैंने टेबल बुलवाई है दूसरी वाली। ओके, तो कॉस्ट जो है वो 100 मार्क्स का है और यही हमारा सब्जेक्ट है जो हमको मेनली स्टार्ट करने का है, ठीक है? अब सबसे पहले कल मैंने एक चीज बहुत बेसिक बताई थी कि देखो, आपको कंटेंट क्या फॉलो करना है। कल मैंने बता दिया था मॉड्यूल पास्ट एग्जाम एंड आर नोट्स, और मैंने बताया था मैं आपको ये सब चीजें ई नोट्स के फॉर्मेट में आप तक पहुंचा दूंगा रोज का रोज, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई तकलीफ ना आए। दूसरा, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बने हुए रहेंगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन एक वर्ड है, अब ये वर्ड मैं ऊपर लिख के आपको ऐसे बताया था, वर्ड है कॉस्ट। देखो टेबल की दिक्कत है, ये बराबर चल रहा है। वर्ड है कॉस्ट। पहले पहले मुझे सब लोग बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे आंसर्स लूंगा, ये वर्ड क्या डिनोट करता है आपके दिमाग में? क्या चल रहा है आपके दिमाग में जब आप ये वर्ड सुन रहे हो कॉस्ट? हम सुनते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग। तो प्रोडक्ट कॉस्ट से आपका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कॉस्ट? ओके, कितने में एक प्रोडक्ट बना, और एनीथिंग एल्स? कॉस्ट से क्या मतलब है आपका? कितने में प्रोडक्ट बना? यस, एक मिनट जी। एडवर्टाइजमेंट, ओके। और कितनी कॉस्ट लगी, मतलब वही वो चीज मुझे कितने में पड़ी या कितने में बना, है ना? जनरली यस, यहां आ रहा है। और बहुत सारे डाउट सर, जो भी एक्सपेंसेस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगे, जो भी एक्सपेंसेस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगे, वो कॉस्ट होती है। फैक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस ए गुड्स, ओके, यस। कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक होती है, वो भी आएगी। वेरी गुड सर। कॉस्ट रिफर्स टू वो प्रोडक्ट कॉस्ट बनाने में और सेलिंग में लगे, उसे कॉस्ट बोलते हैं। एक बोल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वेरी गुड नाइस, लिसन केयरफुली। आपने बोल तो दिया सब कुछ, अब देखते हैं आप लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैं आपके सामने कुछ दिखाने वाला हूं आपको। अपन शॉपिंग करते हैं, चलो, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। गर्ल्स एकदम एक्साइटेड हो गई, वाह शॉपिंग करने वाले हैं। यस, हम लेते हैं एलवी का बैग, शॉपिंग करते हैं एलवी के बैग की। लुई विटॉन, नाम सुना होगा आपने, लुई विटॉन। उसका जो बैग है वो लेते हैं, ज्यादा थोड़ी, 1850 रुपए का है। ये फर्स्ट कॉपी है ना, ये ओरिजिनल नहीं है। एलवी का बैग, ये आई थिंक ओरिजिनल दिख रहा है आपको। ये बैग देखो आप, ये ओरिजिनल है। कितने का दिख रहा है? 3,47,157 प्लस टैक्स। और उसके बाद में 2,500 का दिख रहा है। आप सोच लो, एक आदमी एक्टिवा पे एलवी का बैग लेके घूमता है, ठीक है? मतलब इंदौर में भी ऐसा होता है ना, लोग फर्स्ट कॉपी के नाम पे एलवी का बैग लेके घूमते हैं एक्टिवा पे, और जूते पहन रखे गुची के है ना? जितने का बैग और गुची, उसमें 4 एक्टिवा आ जाएगी उसकी, ठीक है? तो पॉइंट ये कि साहब, ओरिजिनल एलवी का बैग है 3,47,157 का। इस बैग को देख लो आप लोग, दिस इज द बैग। ये दिख रहा होगा आपको बैग, है ना? मुझे बताओ इस बैग की कॉस्ट क्या होगी?
एक अंदाजन क्या 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 कॉस्ट आई होगी इस बैग की? एक मोटा मोटा अमाउंट बता पाओगे रुपए में? 3.5 लाख में बेच रही है कंपनी बैग, प्लस टैक्स अलग से, चलो तो सरकार को जाएगा। 3.5 लाख रुपए में कंपनी ये बैग बेच रही है। व्हाट डू यू थिंक इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? क्या कॉस्ट आई होगी? 5-10 हज़ार रुपए। कैसे निकाला 5-10 हज़ार रुपए? रॉ मटेरियल फैब्रिक है। मतलब पहली बात मैं बताऊँ, एलवी एनिमल स्किन यूज नहीं करता, पहले करते थे, अब बंद कर दिया उन्होंने यूज करना। अब वो लोग आर्टिफिशियल लेदर ही यूज करते हैं, दे डोंट यूज जेन्यून लेदर, क्योंकि उससे वो ग्रीन गो ग्रीन एंड एनिमल प्लानट सेव प्लानट सब चीजों पे आ जाता है। ठीक है, तो एक मिनट, देखते हैं एक मिनट। अब क्या हो रहा था पता है? नीचे टेबल पे अब चल रहा है बराबर। अभी भी ना थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, टेबल से दिक्कत आ रही है। ये टेबल मतलब प्रॉपर पेंसिल नहीं चलती, और मैं उठा के रखता हूँ तो प्रॉपर चलेगी। अर्थिंग का इशू है क्या कुछ? है ना, तो कुछ अर्थिंग नहीं करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? इसको ऐसे भी रख के देख लिया मैंने, वापस ट्राई कर लेता हूँ मैं। देखो ये जो आ रहा है ना, ये क्लास यहाँ आ रहा है, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, उसका नहीं है वो, और दूसरी क्लास में नहीं आ रहा है, ये यहीं पे आ रहा है। ये देखो प्रॉपर नहीं चल पा रही पेंसिल। ट्राई करते हैं, देखते हैं आ जाए तो ठीक है, एक बार देखना है अर्थिंग क्या। ये टेबल का इशू है, टेबल से भी हो सकता है शायद, ये देखना, क्योंकि रोहित सर को भी आ रहा था शायद इशू सेम, बोल रहे थे वो बच्चे में को कि रोहित सर को भी इशू आ रहा था। ये ऐसे छोड़ रहा है अपने आप। ठीक है, चलो आज तो ठीक है, हो जाएगा काम। अब सुनिए ध्यान से, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये बैग के बारे में बात कर रहे थे। एक बच्चा बोला कि यार सर बैग क्या होगा, 5-10 हज़ार का होगा। क्यों? क्योंकि एक तो जेन्युइन लेदर भी यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जानवर को मार के पूरा जानवर कंट्रीब्यूट कर दिया एक बैग के लिए, नहीं भैया, लेदर भी आर्टिफिशियल ही है। तो क्या लगता है आपको 5-10 हज़ार की कॉस्ट क्या ही होगी इस बैग की? मैं तो बोल रहा हूँ कॉस्ट क्या ही होगी इस बैग की? 5 हज़ार? एक अंदाजा बताओ ना यार अपने हिसाब से, इतने तो बड़े हो गए ना, अपन बता सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक मैम, क्या कॉस्ट आई होगी? 10,000? यस मैम, 10 to 15,000। ओके, लिसन, प्रॉब्लम यही आ जाती है पता है, जब हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं ना कॉस्ट की, तो हम बोलते हैं कि यार कॉस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, बनाने से लेके बेचने तक का खर्चा। लेकिन आपने अब जब बैग देखा सामने, और जब आपने उस बैग की कॉस्टिंग निकाली, तो आपने पता है सिर्फ आपके दिमाग में एक लगा कि बनाने में क्या लगा। अभी तेरा अच्छा 10,000 की कॉस्ट आई होगी, 10,000 तो बनाने में लगे होंगे ना। सबसे बड़ी बात है स्टोर का रेंट, एडवर्टाइजमेंट, 10,000 में हो गया होगा। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अब क्यों मैं इसका एग्जांपल लेता हूं इस कंपनी का, अपन चलते हैं इसके एक शोरूम पे। एलवी का एक शोरूम है सिंगापुर में, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो शोरूम है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, पूरा मिरर का बना हुआ है, ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये पूरा एलवी का शोरूम है। और ये सिंगापुर का सबसे एक्सपेंसिव एरिया है, मरीना बे करके एक जगह है वहां पे, जहाँ पे वो शेर के मुंह से पानी निकलता है, जिसके पास में वो होटल बनी हुई मरीना बे, वो जहाज वाली होटल बनी हुई है, उसके पास में पानी के बीच में शोरूम है एलवी का, 10 फ्लोर का। मैं इसी टाइम पास के लिए शोरूम को देखने गया था, खरीदना तो कुछ था नहीं अपने को, देखने गया था, तो पता पड़ा पूरे शोरूम में इतना सामान रखा हुआ है जो एक कमरे में आ जाए। एक कमरे में जितना सामान है ना, उतना पूरे शोरूम में सामान रखा हुआ है, 10 फ्लोर के। दूर दूर 4 टी-शर्ट यहाँ पड़े हैं, फिर बढ़िया सोफा लाउंज है, ग्रीनरी कर रखी, फिर 4 टी-शर्ट वहां पड़े हैं, 2 जूते पड़े हैं। और आप सोचो दिन भर में वो कितना माल बेचते होंगे। मैं तो जस्ट इमेजिन करता हूं कि अगर 1,000 कस्टमर का फुटफॉल तो होता ही नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। आपको पहले अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ एक सेल्स पर्सन चलेगा। अगर सेल्स पर्सन खाली नहीं है तो आपको बाहर लॉबी में बिठाया जाएगा, और सेल्स पर्सन खाली होने पे ही अंदर ले जाया जाएगा। तो अब आप सोचो कि दिन भर के कितने तो कस्टमर आते होंगे, चलो मान लो 100 कस्टमर डील करते होंगे, 100 में से कितने ले जाते होंगे? 10% रेशियो भी बहुत बड़ा होता है रिटेल में, 10 लोग कस्टमर रोज के बाय करते होंगे। इस शोरूम का रेंट कितना होगा रोज का, महीने का? सिंगापुर दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी में एक है, और उसमें भी सबसे एक्सपेंसिव एरिया, न्यूयॉर्क के बराबर का रेट होगा इस सिटी का और इस एरिया का।
सोचो आप करोड़ों रुपए का महीने का रेंट पे कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, रोज के 10 आर्टिकल मतलब महीने के 300 सामान बेचने के लिए, रोज 300 कस्टमर डील करने के लिए एक करोड़ों रुपए महीने का रेंट पे कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ 5 करोड़ भी अगर रेंट पे कर रहे हैं महीने का, और डिवाइड बाय इसको 3 करोड़ भी कर रहे हैं, और डिवाइड बाय अगर आप इसको 300 कस्टमर कर लोगे, तो एक कस्टमर का 1 लाख रुपए रेंट हो गया है। तो देखा जाए तो 3.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए तो किराया ही जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, आप तो बोल रहे कॉस्ट 10,000 आ रही है। क्यों भैया, किराया कौन लेगा? किराए के साथ साथ मार्केटिंग, एलवी को रिप्रेजेंट करने वाले मॉडल्स, टॉप नॉच मॉडल्स होती हैं जो एलवी के बैग्स का एडवर्टीजमेंट करती है। बेला हदीद नाम अगर आपने सुना हो तो, कैंडल जेनर, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलवी ब्रांड को। जीजी हदीद, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलवी ब्रांड को। ये लोग एक एक शूट के $1,000,000 चार्ज करते हैं। कंपनी कहां से निकाल रही है पैसा? कस्टमर से। तो आप कैसे बोल सकते हो बैग 10,000 का पड़ा? 10,000 का कहां से पड़ गया कंपनी को? 10,000 की तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई होगी उसकी, उसके बाद उसको बेचने का, उसको प्रमोट करने का, एक्सपीरियंस का, कस्टमर सर्विस का, सैलरीज, ऑफिस स्टाफ, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस। कहां से लेगी कंपनी पैसा? कस्टमर से लेगी कि नहीं लेगी? तो आप कैसे बोल सकते प्रोडक्ट कॉस्ट तो 10,000 ही है इस एलवी के बैग को बनाने की? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया जिस दुकान पे जाके आप वो खरीद रहे हो ना, उस दुकान का किराया इतना है कि आप उस बैग को 10,000 में कैसे बना सकते हो और बेच सकते हो? बेच ही नहीं सकते। आई कैन टेक वेरी गुड एग्जाम्पल, आई हैव वन मोर गुड एग्जाम्पल। एक बच्चे को एक बीमारी हुई इंडिया में, सब एक्चुअल केसेस बता रहा हूं मैं आपको ना। एक बच्चे को एक बीमारी हुई इंडिया में, वो बहुत रेयर डिसीज है। आई थिंक पूरे दुनिया में 1,000 बच्चों को नहीं होगी, पूरी दुनिया में 1,000 बच्चों को नहीं होगी। एंड उस डिसीज का जो इंजेक्शन है वो आता है 16 करोड़ रुपए का, और वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक यूएस की कंपनी बनाती है, उनके पास उसका पेटेंट है। 16 करोड़ का इंजेक्शन है, 16 करोड़। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर 16 करोड़, अब क्या हुआ? उस बच्चे को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग हुई, एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी फंडिंग करके इंजेक्शन लिया, और जो भी हुआ, लोगों ने ट्विटर पे डाला कि कंपनी कितनी मतलब कितनी ज्यादा आई कैन से कि जुल्म कर रही है लोगों पे, कि बीमार लोगों से एक एक इंजेक्शन का कितना ले रही है? 16 करोड़ रुपए। लोगों ने ट्विटर पे भी डाला, बोला कि तो गलत है, अनजस्टिस है, 16 करोड़ की कोई चीज आती है क्या? ये है, ये होता है अर्ध ज्ञान, आधा ज्ञान, जो ट्विटर और इंस्टाग्राम में हम लोग देखते हैं। पता कुछ भी नहीं है, बस पढ़ा और रिपोस्ट कर दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है हमारी, है ना? इसका कोई कोई बेस, कोई आधार कुछ भी नहीं होता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि वो कंपनी गलत नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। कंपनी ने उस इंजेक्शन के पेटेंट को लेने में 10 साल लगाए होंगे। आजकल कोई भी अच्छी दवाई का पेटेंट 5-10 साल में मिलता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, उसके पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, उसके पहले रिसर्च होती है, और ट्रायल्स के बाद भी एफडीए का अप्रूवल लो, लाइसेंस लो, ये लो वो लो, लैब में 50 जगह टेस्ट करो, फिर जाके अप्रूवल मिलते हैं। तो 10 साल तो उस कंपनी ने पेटेंट लेने में लगाए होंगे। मान लो उस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए खर्च करते होंगे पेटेंट लेने में, और उसको पता है पूरी दुनिया में 1,000 लोग भी बीमार नहीं है, और उसमें से लेने वाले तो 100 भी नहीं है, क्योंकि 1,000 में से 900 लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो लेने वाले ही कितने हैं? 100। तो आप मुझे बताओ 500 करोड़ को अगर मैं 100 लोगों में डिवाइड कर दूं, तो एक कंपनी पे, एक एक कस्टमर पे 5 करोड़ रुपए की तो सिर्फ रिसर्च कॉस्ट आ गई। 5 करोड़ की तो क्या आ गई? सिर्फ रिसर्च कॉस्ट आ गई। तो भैया कंपनी अगर और भी खर्चा बहुत सारा कर रही होगी, बहुत कुछ होगा, तो 16 करोड़ लेना कहां इनजस्टिस हो गया? 16 करोड़ लेना इनजस्टिस तो है ही नहीं, क्योंकि उस कंपनी में रिसर्च कॉस्ट ही 5 करोड़ लग गई एक कस्टमर पे। तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, 16 करोड़ का कोई इंजेक्शन बनता है क्या? केमिकल तो यहीं से आया होगा, 1,00,000-2,00,000 का होगा, 16 करोड़ कैसे हो सकता है? भैया रिसर्च, कंपनी का पूरा एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? और 100 कस्टमर। देखो एक लाइन में हमेशा बोलता हूं, जो एक हिंदी का मुहावरा है पर कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से सूट करता है, और वो है तेल तो तिल्ली में से ही निकलेगा। इसका मतलब कंपनी जो भी कर रही है उसका पैसा भर तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर ही रहा है, चाहे वो सिंगापुर की सबसे महंगी जगह पे उसने शोरूम ही क्यों ना खोल रखा हो।
चाहे मॉडल से फैशन वीक में रैंप वॉक क्यों नहीं करवाई हो, अल्टीमेटली वो सब का पैसा भुगत कौन रहा है, कस्टमर ही भुगत रहा है। तेल तो दिल्ली में से ही निकलेगा। इसका मतलब यह है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन जितनी कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने, बेचने, डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके प्रोडक्ट से लेट जो खर्चा लगाएगी, अल्टीमेटली वो सारा खर्चा किससे लिया जाता है, अपने कस्टमर से। तो नेक्स्ट टाइम कोई महंगी चीज देखो तो ये मत बोल देना कि देखो कंपनी लूट रही है, पागल हो गए, कोई रेट होता है क्या, 1 लाख का कोई बेल्ट आता है क्या। आप ये इमेजिन करो कंपनी ने उसको बेचने के लिए क्या क्या खर्चे किए होंगे, फिर आपको लगेगा वो प्राइस रियलिस्टिक है। 16 करोड़ का इंजेक्शन भी रियलिस्टिक है और 3.5 लाख का बैग भी रियलिस्टिक है। आपके लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए तो है। अब जो स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो उनको अलग दिखना है तो उनको ऐसी जगह जाके ही खरीदना है ना, कोई और नहीं जा सकता। तो वहां देने के लिए तैयार है 3.5 लाख रुपए, क्योंकि उनको एक नॉर्मल पर्सन की तरह सामान नहीं खरीदना है, उनको महंगा ही खरीदना है, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस कंपनी देने को तैयार है, पैसे भी उसी चीज के ले रही है कंपनी आपसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसीलिए बिजनेस सब तरह के होते हैं और ये नहीं देखा जा सकता कि आप 5 स्टार होटल में, जैसे एक और केस था ट्विटर पे, एक और केस आया था ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कहीं पे, एक कोई एक्टर था, मेरे को नाम मिस कर रहा हूं, हाँ, बनाना ऑर्डर किया था, यस दैट वाज द केस, आई वाज डिस्कसिंग दैट केस ओनली, कि उस एक्टर ने बनाना ऑर्डर किया और वो बनाना था 550-600 रुपए का। ताज में एक केला ऑर्डर किया रूम में, 600 रुपए का केला दिया, उसने ट्विटर पे डाल दिया व्हाट ताज इज डूइंग, 600 रुपए का कोई बनाना होता है क्या। मैं उसको बोलता हूँ तूने खाया क्यों, पहली बात तो ताज में जाके केला खा रहा है तो, पहली बात तो। दूसरा, तेरे को 5 रुपए का ही चाहिए था तो थैले से लाके खाता। अब तू ताज होटल के कमरे में बैठ के कोई सामान ऑर्डर कर रहा है और तू सोच रहा है 5 रुपए में दे देंगे या 10 में दे देंगे। लोगों ने उसको रीशेयर भी किया, हाँ सही है सही है सही है, अनजस्टिस अनजस्टिस। अरे कॉमन सेंस तो लगाओ यार, तुम कहां बैठ के खा रहे हो। अगर तुम ताज के रूम में बैठ के एक बनाना भी ऑर्डर कर रहे हो तो अब ये सोचो कि ताज वाले ने उस बनाना को लाके आपको देने में सिर्फ बनाना का खर्चा थोड़ी किया है। वो जो बंदा प्लेट में लेके आया है ना, उसकी महीने की सैलरी 50,000 रुपए, ताज के वेटर की सैलरी होती 50,000 रुपए महीना। तो भैया जो बंदा आपके पास आके आपको ग्रीट कर रहा है, वेटर ने आपको लाके बनाना दिया और जहां बैठ के खा रहे हो, उसका पैसा कौन देगा। तेल तो दिल्ली में से निकलेगा ना। तो नेक्स्ट टाइम प्राइसिंग पे क्वेश्चन करने से पहले ये सोच लेना कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट क्या क्या लग रही है, फिर आपको खुद को लगेगा कि प्राइसिंग गलत नहीं है उसकी, चाहे वो 1,000 रुपए का ही एक बनाना क्यों ना हो, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी वो एक्सपीरियंस और उस चीज का पैसा आपसे लेगी ही लेगी। यू कांट डिनाई इट, क्योंकि आप जहां बैठे हो वो पैसा अल्टीमेटली निकालना तो उनको आपसे ही है ना सारा, तो पैसा तो आपसे कहीं ना कहीं लेगी ही लेगी। एंड दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि कॉस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूं कॉस्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, फिर उसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, पर एग्जैक्टली कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है वो हम लिखना चालू करते हैं। ये गड़बड़ी कर रहा है, मैं डिक्टेट कर देता हूं क्योंकि टेबल ही चेंज करवानी पड़ेगी। अब सही है, लिखिए आप कॉस्ट के बारे में, अमाउंट गड़बड़ी कर, मैं लिखवाता हूं, लिखिए आप कॉस्ट के बारे में, अमाउंट स्पेंट ऑन, अमाउंट स्पेंट ऑन amount spent on amount spent on product and services, amount spent on product and services, amount spent on product and services will become part of its cost. Amount spent on product and services will become part of its cost. Amount spent on product and services will become part of its cost. फुल स्टॉप लगा के लिखना, इट इंक्लूड्स, क्या क्या आएगा इसके अंदर,
अब एक काम करते हैं, पूरी लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या चीजें कॉस्ट में इंक्लूड होती है, फिर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट बनाएंगे क्या क्या चीजें कॉस्ट में नहीं आती है। पहले हम ये समझ लेते हैं क्या क्या चीजें कॉस्ट में आती है, फिर हम ये समझेंगे क्या क्या चीजें कॉस्ट के अंदर नहीं आती है। तो एक तरफ हम बना लेंगे लिस्ट इंक्लूजन्स की कि क्या क्या चीजें कॉस्ट के अंदर आती है, इंक्लूजन्स, और एक तरफ मैं लिस्ट बना लूंगा एक्सक्लूजन्स की, क्या क्या चीजें कॉस्ट के अंदर नहीं आती है। तो एक तरफ वी विल प्रिपेयर द लिस्ट फॉर इंक्लूजन्स एंड दूसरी साइड वी विल प्रिपेयर द लिस्ट फॉर एक्सक्लूजन्स। तो सबसे पहले कॉस्ट में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए कॉस्ट में आता है मटेरियल, कॉस्ट में आती है वेजेस, कॉस्ट में आता है मटेरियल, कॉस्ट में आती है वेजेस, कॉस्ट में आता है फैक्ट्री का रेंट, कॉस्ट में आता है ऑफिस का रेंट, और बताएंगे क्या क्या लगता है और क्या क्या आता है कॉस्ट के अंदर, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजमेंट। ऑफ कोर्स अब मैं एडवर्टाइजमेंट की बात भी करूंगा, जी हाँ वो भी कॉस्ट का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स। क्या बता रहे हैं नेक्स्ट, एक्चुअली मशीनरी नहीं आएगी, मशीनरी का डेप्रिसिएशन आएगा। समझो मैं एक एसेट खरीदता हूं तो पूरी एसेट को कॉस्ट थोड़ी मान लूंगा, क्योंकि मैं उस एसेट को थोड़ा 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 ही यूज करूंगा ना, तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि अच्छा मैंने 1000 यूनिट बनाई, पूरी मशीन लग गई, तो मेरी मशीन की पूरी कॉस्ट क्या 1000 यूनिट से चार्ज हो जाएगी क्या? नहीं, क्या चार्ज होगा उसका? डेप्रिसिएशन। तो यहां पे हम वर्ड लिखेंगे नॉट मशीनरी, पर हम लिखेंगे मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा, मशीन के डेप्रिसिएशन को लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही, कमीशन आएगा, सही है बिल्कुल वैभवी विवेक, कमीशन आएगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो गुड, ट्रांसपोर्टेशन और कैरेज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, कैरेज आएगा, पैकेजिंग, यस इसमें भी दो होता है, एक होता है पैकिंग और एक होता है पैकेजिंग, तो दोनों आएगा, एक होता है पैकिंग एक होता है पैकेजिंग। पैकिंग को बोलते हैं प्राइमरी, ये जो होती है ना ये प्राइमरी होती है, और जो पैकेजिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ये भी सब आएंगे, तो पैकिंग आएगा, पैकेजिंग आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, कमीशन आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, एडवर्टीजमेंट आएगा, ऑफिस रेंट, फैक्ट्री रेंट, वेजेस, मटेरियल, और बताइए और क्या आएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया जस्ट, बिल्कुल आएगा। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी तो आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी आएगी, और रॉयल्टी, यस एक और चीज आएगी रॉयल्टी। अब ये सवाल आता है सर रॉयल्टी होता क्या है, किसी को पता है रॉयल्टी क्या होती है? ब्रांड या नेम या डिजाइन, किसी सामने वाले का डिजाइन और किसी सामने वाले का ब्रांड यूज करते हैं तो उसके बदले में हम उसको क्या पे करते हैं? रॉयल्टी। मेनली डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? डिजाइन, हम सामने वाले का डिजाइन यूज कर रहे हैं, उसका पूरा जो किया हुआ पेटेंट है उस पेटेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सामने वाले को क्या पे करते हैं? रॉयल्टी पे करते हैं, वो भी आएगा। यस एक एक करके, गुडविल इज रॉयल्टी ना, गुडविल इज रॉयल्टी, इफ यू आर यूजिंग गुडविल ऑफ एनी अदर पर्सन देन इट्स रॉयल्टी फॉर मी। एक और चीज है, ऑनलाइन आ रहा है आंसर, ऑनलाइन बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, सैलरीज, ऑफ कोर्स सैलरीज आएगी, सैलरी के बाद एक और ऑनलाइन आंसर आया, जॉब वर्क चार्जेस। ये नाम सुना है आपने, जॉब वर्क? किसी को जॉब वर्क के बारे में पता है? जॉब वर्क क्या होता है? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बता पाएगा जॉब वर्क क्या होता है? ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे, आशी, संतोष, कृष्णा, गिरिराज, जल्दी बताओ। कनक, जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क यहां पे पता है, आउटसोर्स, यस। और कुछ किसी को पता है इसके बारे में? जॉब वर्क इसको पता है, एक नाम से और जानते हैं, शार्क टैंक में नाम यूज होता है, व्हाइट लेबलिंग। नाम सुना है आपने? व्हाइट लेबलिंग, शार्क टैंक में यूज करते हैं वो लोग ये वर्ड, व्हाइट लेबलिंग। उन्होंने शार्क टैंक अगर आपने कभी देखा हो फर्स्ट सीजन, तो उन्होंने बताया व्हाइट लेबलिंग क्या होती है, उसमें बताया उन्होंने व्हाइट लेबलिंग क्या होती है।
आई लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज व्हाइट लेबलिंग, उसको जॉब वर्क भी बोलते हैं। आपको कौन सा बिजनेस करना है? अगर आगे जाके मैं आपको बोलूं कि एक बिजनेस डालना है आपको, तो किस एरिया में कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? और सर नेम? निकिता। निकिता, आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप चालू करनी है, कुछ स्टार्टअप करना है, तो इन विच फील्ड यू वांट टू डू? इन मैन्युफैक्चरिंग? रेस्टोरेंट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, फूड, क्लोथिंग। क्लोथिंग, ओके, एक उन्होंने नाम दिया क्लोथिंग। तो क्लोथिंग में कौन सा? ईस्ट वेस्टर्न की एथनिक? एथनिक क्लोथिंग, ओके। शी वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ एथनिक क्लोथिंग इन ऑन मास स्केल, मतलब बड़े लेवल पे उनको एथनिक क्लोथिंग जो है वो बिजनेस चालू करना है। ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे, ऐप बनाएंगे और उसके थ्रू एथनिक क्लोथिंग बेचेंगे। अब आपको क्या चाहिए मैम उसके लिए? क्या क्या लगेगा? व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यू नीड फॉर डूइंग दिस बिजनेस? एम्प्लॉइज लगेंगे। एम्प्लॉइज काय के लिए? रिसर्च करने के लिए, ओके। डिजाइनर्स लगेंगे एक तो, ओके। डिजाइनर्स के अलावा रॉ मटेरियल लगेगा, और जगह लगेगी, और फैब्रिक रॉ मटेरियल आएगी, और मैम मशीन लगेगा, मशीन लगेगी, और ऑफिस लगेगा, और फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री के वर्कर लगेंगे। मैं आपको बोलूं इन सब की जरूरत ही नहीं है, मत करो आप इतना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे पहले दिन, कहां से लाओगे? नहीं करो, मत करो, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने डिजाइन बना रखी ना, तो ऐसे कई सारी फैक्ट्रीज हैं जो आपको आपके डिजाइन के हिसाब से आपकी चीज बना के दे देंगे। ना आपको अपना मशीन सेटअप करने की जरूरत है, ना आपको अपना फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत है, ना आपको अपना स्टाफ लगाने की जरूरत है, ना आपको अपने वर्कर्स अपॉइंट करने की जरूरत है। आपको जाके डिजाइन देनी है, आपको बोलना है मेरे को इस डिजाइन का, इस क्वालिटी का, इस साइज का इतना माल चाहिए, और मेरे को रॉ मटेरियल भी मैं लाके आपको दूंगा, या रॉ मटेरियल इस तरह का, रॉ मटेरियल भी मेरा, डिजाइन भी मेरी, लेकिन वर्कर और मशीनें आपकी। तो किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को यूज करोगे तो आपको एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, दूसरा उसकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो भी आपको काम कम में करने को देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फैक्ट्री। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जॉब वर्क। और जितने स्टार्टअप आज की तारीख में काम कर रहे हैं, सब जॉब वर्क पे ही काम करते हैं। अरे पतंजलि भी एक स्टार्टअप था, प्योर जॉब वर्क कंपनी है। पतंजलि के खुद के पास कोई फैक्ट्री ही नहीं है। पतंजलि जितना मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग खुद से नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, जॉब वर्क पे ही करवा रहा है। आपने किसी भी फूड प्रोडक्ट पे देखा होगा, लिखा हुआ आता है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी, मार्केटेड बाय दिस कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी अलग होती है, मार्केट वाली कंपनी। तो मैन्युफैक्चर वाली कंपनी अलग है, मतलब ये जॉब वर्क है, बनाया किसी और ने और बेचा किसी। पतंजलि अपना ब्रांड लगा रहा है, अपना रॉ मटेरियल क्वालिटी डिसाइड कर रहा है, अपना प्रोसेस बता रहा है, लेकिन बना तो कोई। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जॉब वर्क, और इसको शार्क टैंक में व्हाइट लेबलिंग के नाम से भी जानते हैं। होटल्स में नहीं होता है, होटल्स में पानी की बॉटल्स पे होटल का नाम लिखा आता है, तो क्या होटल अपना पानी का बॉटल खुद पैक कर रहा है क्या? सर देयर आर लॉट ऑफ बॉटलिंग प्लांट, जिसको आप बता दो हमारा लेबल लगाना है, वो आपका लेबल लगा के आपको दे देंगे। शादियों में होता है, शादियों में पानी की बोतल पे वो हस्बैंड वाइफ ग्रूम ब्राइड का नाम लिखा रहता है, दिस वेट्स दिस, वेलकम टू आवर फैमिली इन ब्ला ब्ला ब्ला। शादी की बोतल पे रैपर में लगा रहता है। तो क्या उन्होंने पानी की बोतल का प्लांट डाल दिया क्या शादी के साथ में? नहीं भैया, वो पानी की बोतल का ऑलरेडी प्लांट है, उनसे इन्होंने बॉटल्स बनवाई अपने डिजाइन और अपने लेबल लगा के, ये व्हाइट लेबलिंग हो गई। और ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त चलता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एक ब्रांड बनाओ, उस ब्रांड को अमेजोन पे लिस्ट करो, उसके एडवर्टीजमेंट करो, मार्केटिंग करो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान मत दो, मैन्युफैक्चरिंग दूसरा करेगा। अरे एप्पल भी तो यही कर रहा है। एप्पल खुद फोन बनाता है क्या? एप्पल अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग किससे करवाता है? फॉक्सकॉन, चाइना की कंपनी से, वियतनाम से, इंडिया से, है ना? तो क्या एप्पल क्या खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या? नहीं है। एप्पल इज ए मार्केटिंग कंपनी। दे डिजाइन प्रोडक्ट, they design technology, but they don't manufacture it, they outsource the manufacturing to any other person. चाइना क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि दुनिया के सारे जॉब वर्क वहीं होते हैं। चाइना इतना सस्ता मैन्युफैक्चरिंग करता है। फिलिप्स कहां से इलेक्ट्रॉनिक्स बनवाता है? चाइना से। वही कंपनी दूसरी कंपनीज को भी इलेक्ट्रॉनिक बना के देती है।
सिर्फ और सिर्फ कलर और हल्का फुल्का डिजाइन में चेंज कर देते हैं, पर रियल मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह से हो रही है. दैट इज जॉब वर्क. So this concept is called white labeling and it's a very good funda for those who want to start with a small investments. स्टार्टअप करना है भैया, 2-4-5 लाख रुपए ही है, कैसे करूं? एडवर्टीजमेंट में फूक दो, मार्केटिंग में फूक दो, ब्रांड बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग में मत लगाओ. मैन्युफैक्चरिंग कोई और करके दे देगा आपको. तो यही कर रहे हैं पूरे सारे शार्क टैंक बिजनेस वाले, यही कर रहे हैं. कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा खुद की, सब दूसरों से ही करवा रहे हैं. जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको 10-20 लाख की कैपिटल से कहीं मिल जाएगा, वो 5-10 करोड़ की कैपिटल तो ऑलरेडी लगा चुका होगा. तो इसलिए जॉब वर्क इज द कॉन्सेप्ट जो जबरदस्त स्टार्टअप में चलता है. ऑफ कोर्स बॉटलिंग प्लांट्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गए या कपड़े हो गए, इनका जबरदस्त. जारा कहां से मैन्युफैक्चरिंग कराता है आपको पता है? जारा दुनिया की सबसे बड़ी फैशन ब्रांड में से एक है इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड और नंबर ऑफ डिजाइन्स. फास्ट फैशन ब्रांड में आता है. ओके, जारा की पूरी मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश और वियतनाम में होती है. बांग्लादेश सबसे बड़ा हब गारमेंट का पूरी दुनिया का, पता है कहां है? आप इमेजिन नहीं करोगे, आपने कभी सुना नहीं होगा, पर बांग्लादेश दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, ये जहां पे कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब है बांग्लादेश आज की तारीख में. वियतनाम में बैग्स और शूज, फोन वियतनाम में बन रहे हैं. आप एप्पल के फोन पे देखना, कुछ फोन असेंबल्ड इन चाइना आएंगे, कुछ फोन असेंबल्ड इन वियतनाम आएंगे. तो जापान तो ठीक है, वियतनाम में असेंबल हो रहे हैं आईफोन्स. सो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग ब्रांड नहीं बना रहे, ये सब लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. ब्रांड कोई और है और बना कोई और रहा है. तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जॉब वर्क. और जॉब वर्क चार्जेस भी मेरे लिए तो, कंपनी के लिए तो कॉस्ट ही है ना. आज पतंजलि के लिए क्या है? पतंजलि ने आउटसोर्स, मैडम के लिए निकिता ने एक एथनिक वेयर का जॉब वर्क किसी करवाया, तो निकिता के लिए क्या है? वो इनकम है कि कॉस्ट है? कॉस्ट है ना. आपको तो जेब से देने पड़े ना पैसे उसके आगे कारीगर को, जिसने आपको पूरा एथनिक वेयर बना के दिया. तो आपके लिए तो जॉब वर्क चार्जेस हो गया, तो वो भी हमारी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है. और कस्टम ड्यूटी. ओके, इट्स नाउ इट गुड क्वेश्चन. टैक्सेस में मैं 2 पार्ट करूंगा. ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूंगा कस्टम ड्यूटी की तो वो यहां आएगी, लेकिन जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, ब्रैकेट में लेना, इफ इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल. ये एक्सक्लूजन में आएगा, लेकिन कस्टम ड्यूटी इंक्लूजन में आएगी. अब सर ऐसा क्यों? उसके पीछे का लॉजिक भी जानना बहुत जरूरी है. अगर आप सामान इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो, पहले लिखा हुआ क्या है वो सुन लो. जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल इफ इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल. तो ये एक्सक्लूजन है, नहीं आएगा कॉस्ट में. जीएसटी अगर रॉ मटेरियल खरीदने पे पे किया है तो वो कॉस्ट में नहीं आएगा, पर कस्टम ड्यूटी अगर पे करिए तो कॉस्ट में आएगी, क्योंकि एक्चुअली कस्टम ड्यूटी की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है, लेकिन जीएसटी की इनपुट क्रेडिट मिलती है. अब सर इनपुट क्रेडिट क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. लेट्स से वेरी सिंपल एग्जांपल कि इनपुट क्रेडिट क्या होता है. सुनना ध्यान से. मैंने आपको पढ़ाने के लिए ये आईपैड खरीदा. इट कॉस्ट अराउंड 90,000 रुपीज और इसमें मेरा 20,000 रुपीज जीएसटी था. मतलब उन्होंने जब एप्पल स्टोर ने बिल बना के दिया तो 70,000 रुपए तो उन्होंने प्राइस के लिए और 20,000 रुपए जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 10,000 जोड़ के मेरे को 90,000 रुपए में आईपैड दिया. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इस 90,000 के आईपैड में 20,000 रुपए का जीएसटी है. गवर्नमेंट बोल रही है आप इसका इनपुट क्रेडिट ले लीजिए. तो मैंने 20,000 रुपए का इनपुट क्रेडिट ले लिया. क्या ले लिया मैंने इनपुट क्रेडिट के नाम पे? मैंने बोल दिया कि मैंने सरकार को 20,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी दे रखा है. कितना टैक्स दे रखा है? 20,000 का. अब आप लोग आए पढ़ने के लिए, मान लेते हैं आपने मुझे 2 लाख रुपए की फीस दी, उसके ऊपर मुझे 36,000 रुपए का जीएसटी भरने को आ रहा है, जो मैंने आपकी फीस में आपसे ही लिया. मतलब आपसे मैंने कितने रुपए लिए? 2 लाख प्लस 36,000 रुपए आपसे फीस में ले लिए. अब गवर्नमेंट बोलेगी इन बच्चों से जो फीस कलेक्ट करी उसका जीएसटी हमको दो. कितने रुपए देना आएगा सरकार को? कितना देना आएगा? 36,000. मैं सरकार को बोलूंगा 1 मिनट,
36,000 में से इस आईपैड पे 20,000 तो मैं ऑलरेडी, तो जो आपसे 36 लिए थे ना, उसमें से जो 20,000 रुपए ना वो निकाल के मैं अपनी जेब में रख लूंगा और गवर्नमेंट को 16,000 ही दूंगा। आप समझना क्या हुआ, मैंने आपसे जो 36,000 रुपए लिए सरकार को देने के लिए, मैं सरकार को बोलूंगा देखो इस क्लास को पढ़ाने के लिए मैंने आईपैड खरीदा, बोले हाँ, तो इस आईपैड पे मैं ऑलरेडी 20 दे चुका हूं कि नहीं दे चुका हूं, दे चुका हूं, तो अब जो मैं 36,000 रुपए आपसे कस्टमर से ले रहा हूं उसमें से 20 का टैक्स तो आपको ऑलरेडी मेरी तरफ से जा चुका है, तो मैं आपको 16 ही दूंगा। तो हुआ क्या, आप सुनना, मैंने आईपैड के लिए कितने टैक्स दिया, 20, लेकिन वो 20,000 आपसे लेके मैंने सरकार को दी कि अपनी जेब में रख लिए, अपनी जेब में रख लिए, और 16,000 जो बचे थे वो सरकार को दे दिए। आपने इस पूरे ट्रांजेक्शन में एक चीज नोटिस करी, मेरे को आईपैड के 20,000 जो लगे थे वो वापस आ गए। किससे आ गए, आप लोगों की फीस में वापस आ गए। मतलब मेरे को आईपैड 90 का पड़ा ही नहीं, मेरे को आईपैड 70,000 का ही पड़ा, क्योंकि मुझे 20,000 रुपए का जो टैक्स इस पे लगा था वो अल्टीमेटली आपसे मुझे फीस के फॉर्म में वापस मिला, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और वो टैक्स मैंने गवर्नमेंट को पे न करके अपनी ही जेब में रख लिया। मतलब ये 20,000 रुपए जो मैंने आईपैड पे दिए थे वो 20,000 रुपए मुझे आपसे वापस मिल गए। मतलब ये आईपैड मुझे 90,000 का पड़ा ही नहीं, ये आईपैड मुझे 70,000 रुपए का पड़ा। मतलब किसी भी सामान के खरीदने पे लगे हुए जीएसटी की अगर क्रेडिट मिल जाती है, मतलब जो टैक्स आप दे चुके थे वो टैक्स कहीं ना कहीं आपकी जेब में वापस आ जाएगा। और जब कोई चीज गई हुई वापस आपकी जेब में आ जाए तो आप कैसे बोलोगे कॉस्ट लगी है, गई हुई चीज आपकी जेब में वापस आ जाए तो बताओ जेब से क्या गया, कुछ भी नहीं, तो क्या कॉस्ट लगी, कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग रॉ मटेरियल पे किए गए जीएसटी को कभी भी कॉस्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि वो चीज तो रिबेट के फॉर्म में सरकार मुझे वापस मेरी जेब में दे देगी। इसको आप इजी फॉर्म में समझना हो तो पेटीएम के कैशबैक की तरह समझ लो। मैंने एक रिचार्ज कराया 200 रुपए का, लेकिन पेटीएम ने उसमें से 50 रुपए मुझे वापस कैशबैक दे दिया, तो अल्टीमेटली मुझे वो रिचार्ज 200 का पड़ा ही नहीं, मुझे वो रिचार्ज 150 का पड़ा, क्योंकि 50 रुपए तो मेरे वॉलेट में वापस कैशबैक के फॉर्म में आ गए। तो यहां पे 90,000 के आईपैड में सरकार ने मुझे 20,000 की क्रेडिट दे दी, मतलब जो 20,000 रुपए वो कैशबैक के फॉर्म में वापस मेरी जेब में आ जाएंगे। मतलब मुझे 90,000 का आईपैड नहीं पड़ेगा, मुझे आईपैड 70,000 का ही पड़ेगा। मतलब लगा हुआ जीएसटी वापस मिल जाएगा। सर हमको भी मिल सकता है क्या, हम भी फोन खरीदने वाले हैं सर, तो 40,000 का फोन आएगा, डिवाइड बाय 118 करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 8-9 हजार का जीएसटी होगा, तो सर मुझे भी तो 31 का पड़ेगा, तो ऐसा कुछ 8-9 हजार का फायदा करा दो ना सर। आपको नहीं मिल पाएगा, बताओ आपको क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास आगे कस्टमर नहीं ना टैक्स लेने के लिए। आप बिजनेस रन कर रहे होते हैं और आप सरकार को बोलते हैं मैं आगे जाके कस्टमर से टैक्स लेके आपको दूंगा, तो आपको खरीद के ऊपर क्रेडिट की छूट मिल जाती। लेकिन जब आपको आगे कोई सामान बेचना ही नहीं है तो आपको फिर हम आपको कोई पुराने टैक्स की क्रेडिट भी, मुझे क्यों मिल गई क्रेडिट, क्योंकि मैं आगे जाके आपसे 36 लेने वाला हूं, आगे जाके मैं आपसे टैक्स के नाम पे 36,000 लेने वाला हूं। तो बोलते अच्छा 20 जो दिया हो तो रख ले, क्योंकि 20 हमारे पास तेरा पहले से पड़ा है। लेकिन आप जाके क्या बोलोगे सरकार को कि मैंने आईफोन पे 20 दिए, बोला आगे क्या, कुछ भी नहीं, आगे कुछ तो देना पड़ेगा ना। आगे तुम 36 देने वाले होते तो हम तुमको 20 की छूट दे देते, आगे तुम कुछ देने वाले ही नहीं हो तो हम तुमको फिर कोई छूट भी। इसीलिए जीएसटी की रिबेट सिर्फ जीएसटी में रजिस्टर्ड लोगों को मिलती है, आप लोगों को नहीं मिलती। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप आईपैड खरीदोगे तो आपको 90 का पड़ेगा, लेकिन मैं आईपैड खरीदूंगा तो मुझे 70 का पड़ेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जीएसटी, कि मैं आईपैड खरीदूंगा तो मुझे 70,000 का पड़ेगा, लेकिन वही आईपैड आप खरीदोगे एज ए कस्टमर तो आपको 90,000 का पड़ेगा। तो मैं एज ए बिजनेसमैन अपने यहां खरीदे गए सामान पे किए गए जीएसटी की रिबेट ले लेता हूं, और जब मैं उस चीज की रिबेट ले लेता हूं तो उस केस में मुझे वो चीज को कॉस्ट मानने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि जीएसटी की कोई रिबेट नहीं मिलेगी, रिबेट मतलब इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो फिर आप जीएसटी को कॉस्ट में जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल जोड़िएगा। आप लोग हैं, आप लोगों को आईपैड कितने का पड़ेगा,
90 का, क्योंकि आपको रिबेट नहीं मिलती। लेकिन मुझे आईपैड कितने का पड़ेगा? 70 का, क्योंकि मुझे रिबेट। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आईटीसी अवेलेबल है तो वो चीज हमारे कॉस्ट में नहीं जुड़ेगी, और अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो वो चीज हमारे कॉस्ट में जुड़ जाएगी। तो एक्सक्लूड कब होगा? नीचे ब्रैकेट में लाइन जरूर पढ़ना, कब होगा एक्सक्लूड? जब उसकी इनपुट रिबेट सरकार देने को तैयार है, तो फिर वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। बताओ 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 बताओ, ये बात सब लोगों को समझ में आई 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 कि नहीं आई? आ गई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ऋतिक बोल रहा है बहुत बढ़िया सर, हम आपके थ्रू मैनेज कर लेते हैं, आपके नाम पे ले लेंगे फोन और आप रिबेट ले लेना, फिर वो फोन मेरे को दे देना, मैं दूंगा ना 40 में ही दूंगा बेटा, मैं तेरे को 31,000 में नहीं दूंगा बेटा। क्यों? मैं मेरे नाम पे मैनेज कर लोगे तुम, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आए हुए 2 दिन नहीं हुए और मैनेज करने की बात कर रहे। चले आते आगे, और मुद्दा सुनना नेक्स्ट क्या है। ये हमारे इंक्लूजन तो बहुत सारे हो गए थे, और भी होंगे, लेकिन हम एक्सक्लूजन की बात जब चालू कर रहे हैं तो पहला जीएसटी हो गया। दूसरा जो चीज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती वो आप लिखिए, इनकम टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। सर इनकम टैक्स को हम कॉस्ट क्यों नहीं मानते, उसका कोई लॉजिक बताएगा? पहली बात तो पर्सनल एक्सपेंस है, उसका प्रोडक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इनकम टैक्स तो कौन भर रहा है? जो प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, वो अपना इनकम अपनी जेब से भर रहा है, वो कंपनी से पैसा विड्रॉ करके भर रहा है, उससे कंपनी की प्रोडक्ट पे या उसकी सर्विसेज पे कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। जैसे पेंसिल है, एप्पल ने पेंसिल 4,000 की बना के 8,000 में बेची, 4,000 का प्रॉफिट कमाया, 4,000 की चीज बनाई, 4,000 प्रॉफिट जोड़ के 8,000 में बेची। अब इनकम टैक्स वाले पहुंच गए कि तुमने जो 4,000 का प्रॉफिट कमाया ना उस पर टैक्स दो। तो एप्पल बोलती है तो पेंसिल की कॉस्ट है, पेंसिल बोलती है 1 मिनट, मेरे को क्यों दे रहे हो तुम ये कॉस्ट? मैंने थोड़ी बोला तुमको 8,000 में बेचने को, मेरे को 4 का चीज 4 में बेचो। अगर मैं 4 में बिकती हूं और उसके बाद मेरे पे टैक्स लग जाए तो तुम मेरे से लेना, लेकिन तुम अपने लालच के लिए इसके ऊपर मेरे पे प्रॉफिट जोड़ रहे हो और उस प्रॉफिट के ऊपर लग रहे टैक्स का मेरे से लोगे। मेरे को क्या मिल रहा है? मैं तो 4,000 की बनी, ये पेंसिल क्या बोलती मैं कितने की बनी? 4 की। हिम्मत तो 4 में बेचो ना, 8 में क्यों बेचते हो? नहीं हमको तो हमारा प्रॉफिट चाहिए। अरे तुमको तुम्हारा प्रॉफिट चाहिए तो टैक्स भी मेरे से थोड़ी लोगे। मैं 4 में बनी तो मेरे को 4 में बेचो ना। नहीं नहीं नहीं, हम इसमें प्रॉफिट जोड़ के बेचेंगे। तो साला सेल्फिश तुम हो रहे हो, कमा तुम रहे हो और टैक्स मुझसे लोगे। टैक्स मैं नहीं देने वाली हूं, क्योंकि ये टैक्स तो तुमको अपनी प्रॉफिट में से भरना पड़ेगा, जेब से भरना पड़ेगा, कॉस्ट से मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इनकम टैक्स को भी हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। ऐसे कई सारे फाइनेंशियल आइटम्स है जो कॉस्ट में नहीं आते। जैसे मैं आपको बता दूं, डोनेशंस नहीं आएगा। अरे आप मुझे बताओ, मालिक की मोह माया खत्म हो गई और बोलता है मैं सारा डोनेट कर दूंगा, और फिर बाद में जाके कस्टमर को बोलता है सारा डोनेशन जो मैंने दिया है उसका पैसा तुम दो। ऐसा हो सकता है क्या? आज डोनेशन अगर कंपनी ने किया है तो कंपनी का डोनेशन वो अपने प्रॉफिट से होगा कि कस्टमर से लेगा? अपने प्रॉफिट से होगा, तो ऑफकोर्स उसका पैसा भी आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। कैश डिस्काउंट आप कस्टमर से नहीं ले सकते, उसी को तो डिस्काउंट दे रहे हैं, उससे कैसे ले लोगे? तो कैश डिस्काउंट का पैसा कस्टमर से नहीं ले सकते। डिविडेंड कस्टमर से नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने डिविडेंड के फॉर्म में, हमने कोई खर्चा थोड़ी किया है। तो डिविडेंड कस्टमर से कैसे ले लोगे? वो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। आफ्टर सेल सर्विस तो ले सकते हैं बिल्कुल साहब। कंपनी आफ्टर सेल सर्विस के लिए आपको पता है कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा भी लेती है, एक्सटेंडेड वारंटी है ना, इन सब नाम से। तो इसका मतलब वो तो तिल्ली में से ही निकलेगा तेल उसका, तो वो तो कहीं और से नहीं जाएगा, वो तो तिल्ली में से ही निकालना पड़ेगा। क्वालिटी, आफ्टर सेल्स, वारंटीज, रिटर्न्स, ये सब पैसा अल्टीमेटली कंपनी कस्टमर से लेती है। सर्विस सेंटर, सब पैसा कस्टमर से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिकवर हो जाता है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं जिसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है प्रोडक्ट के बेचने और बनाने से। डोनेशन क्यों दिया भैया? प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ी देना था, आपने तो अपनी इच्छा से दे दिया, तो आप भरो। डिविडेंड तो प्रॉफिट कमाने के बाद उसको बांटने के लिए, उसका क्या कनेक्शन है? कुछ भी नहीं है। बेड डेट्स भी नहीं आएगा कॉस्ट के अंदर। प्रोविजंस भी नहीं आएंगे, गुडविल राइट ऑफ भी नहीं आएंगे, राइट ऑफ्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, प्रोविजंस, ये सब नहीं आएंगे।
प्रोविजंस एक्चुअली रिजर्व्स होते हैं, तो प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन होता है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। डिविडेंड क्योंकि अगर प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं कर रहे हैं। राइट ऑफ सिर्फ एक बुकिश एंट्री अकाउंटिंग करने के लिए कर रहे हैं राइट ऑफ। गुडविल जबरदस्ती की पहले क्रिएट कर ली और 5 साल में उसी गुडविल को खत्म कर दिया। क्या आया, कुछ गया, कुछ भी नहीं गया, ना गया कुछ आया। तो जबरदस्ती की अकाउंटिंग कॉस्ट में नहीं घुसेगी। और अकाउंटिंग जो कर रहे हो आप करते रहो, कॉस्ट में तो वो रियलिस्टिक लगा क्या जेब से लगा हो तो लो, अदरवाइज तो मत ही लो। तो इसलिए ये भी नहीं आएंगे, तो ये सारे आइटम तो नहीं आएंगे। अब एक डाउट आ रहा है, ऑनलाइन डेप्रिसिएशन आएगा क्या? मेरे भाई 7th पॉइंट में मैंने इंक्लूजन में लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा। आशी अग्रवाल पूछ रही है बैड डेट क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि निकिता मान लो मेरी कस्टमर थी और उसने मेरा पैसा देने से मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगी। अब मेरे पास, व्हाट्स योर नेम सर? मनीप, महीप मेरे पास आए और मेरे को बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट कितने का? मैंने कहा प्रोडक्ट तो 100 रुपए का है लेकिन मैं आपसे 150 लूंगा। तो महीप ने बोला मेरे से 150 क्यों लोगे? बोले निकिता मेरे 50 रुपए खा के भाग गई, वो आप दोगे? दोगे क्या? ऑफ कोर्स बेड डेट का पैसा कौन देगा? कौन सा कस्टमर देगा? जो पैसे नहीं दे रहा है वो तो देगा नहीं, और किसी और कस्टमर से लोगे तो वो भी नहीं देगा। तो बेड डेट तो मैनेजमेंट की गलती है ना। निकिता की शक्ल पे लिखा था कि पैसे, मजाक कर रहा हूं ना, निकिता की शक्ल पे लिखा था कि पैसे देने वाली नहीं है, फिर मैनेजमेंट ने इसको माल क्यों बेचा? ये गलती कस्टमर की है कि इनकी या मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की गलती है। तो इसको भुगतेगा भी कौन? मैनेजमेंट। तो प्रॉफिट में से भुगतोगे भैया आप, हम देने वाले नहीं है। कस्टमर वो पैसा देगा जिसमें उसको कुछ वैल्यू एडिशन मिले, वो नहीं देगा इसमें उसको कुछ वैल्यू एडिशन ना मिले। तो ऑफ कोर्स कस्टमर आपको बेड डेट का पैसा नहीं देगा। एक और चीज आती है एंड दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेस। ये भी हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं। आग लग गई, चोरी हो गई, वही लॉजिक। आग लग गई दुकान में, सब आधा माल जल गया, तो बचे हुए आधे माल के भाव डबल कर दिए उन्होंने, क्योंकि आधा माल का से पूरे माल का पैसा निकालना है। तो 50 रुपए किलो शक्कर को 100 रुपए किलो कर दिया क्योंकि आधी शक्कर खराब हो गई। अब आप गए दुकान पे और आपने बोला कि भैया शक्कर दो, बोले आज तक तो 50 में ले जा रहे थे लेकिन आज आप शक्कर के 100 दोगे। तो हमने बोला क्यों देंगे 100? क्योंकि हमारे यहाँ आग लग गई थी तो आधा माल जल गया, तो बचे हुए आधे माल की कॉस्ट हमने डबल कर दी। हमने बोला हमको तो डायबिटीज है, हम तो खाने ही नहीं शक्कर, में तो जा रहा हूं। क्योंकि उस दुकान से नहीं, किसी और दुकान पे तो आज ही 50 से मिल जाएगी ना। गांव पूरे पूरे गांव में थोड़ी आग लगी है, दुकान में आग लगी है। तो बाकी सब लोग तो आज भी शक्कर कितने की दे रहे हैं? 50 रुपए की। तो हम आपसे 100 में क्यों खरीदे? एबनॉर्मल लॉस सबके यहाँ नहीं होता है, आपके यहाँ हुआ है। सबके यहाँ आग नहीं लगती, आपके यहाँ लगी। सबके यहाँ चोरी नहीं होती, आपके यहाँ पे हुई है। इसका मतलब इसका नुकसान कस्टमर नहीं भुगतेगा, क्योंकि वो तो किसी और के पास चला जाएगा प्रोडक्ट लेने के लिए अगर आप महंगा दोगे तो इसका मतलब इसका नुकसान भी किसको भुगतना है? कंपनी को ही अपनी पॉकेट से भुगतना है, वो भी कस्टमर से लिया नहीं जा सकता है। और क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ऑफ कोर्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो कॉस्ट का पार्ट बनता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी तो है, मेरी बात सुनो। जैसे मिहिप को मैंने हायर किया, तो मिहिप को मैंने बोला मैं तेरे को 100 रुपए की वेजेस दूंगा। अब सरकार बोलती है अगर तुम मिहिप को 100 रुपए की वेजेस दे रहे हो तो मुझे 10 रुपए का पीएफ भी दो, मिहिप के नाम से प्रोविडेंट फंड दो। अब मिहिप के ऊपर मैं 110 का खर्चा कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो मिहिप की वेजेस कितनी होगी? 110। 100 रुपए उसको दे रहा हूं और 10 रुपए उसके नाम पे गवर्नमेंट को दे रहा हूं। अरे मैं आपके नाम पे भर रहा हूं 10 रुपए, तो मैं तो आपके लिए कॉस्ट, आपकी कॉस्ट मानूंगा ना कि आपके लिए लगाई मैंने। तो ये 10 रुपए तुम बोलोगे सर किसको दिए? तुम्हारे लिए तो दिए। तो तुम मुझे 1 घंटे के 100 रुपए के पड़े कि 110 के पड़े? तो मेरे लिए वेजेस कितनी हो जाएगी? 110। तो मैं अपनी वेजेस और सैलरी 110 पे ही रिकॉर्ड करूंगा। तो पीएफ तो अपने आप हमारी सैलरीज और वेजेस में इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, वो हमारी सैलरीज और वेजेस का ही पार्ट बनता है प्रोविडेंट फंड। वैभवी पूछ रही है इन्वेस्टमेंट्स का क्या? हेलो, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में नहीं आते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी अदर इनकम का सोर्स होता है। और हमने एक चीज पढ़ी थी, हम कॉस्ट में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम लेंगे, अदर इनकम नहीं ले सकते। तो अदर इनकम भी नहीं आती कॉस्ट के अंदर। हम अदर इनकम को भी कहीं भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसका कहीं से कहीं तक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के बेचने से कनेक्शन ही नहीं है। पैसा बच गया, वो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। इसे प्रोडक्ट की सेल परचेज पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। बनाने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बेचने में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपकी अदर इनकम हो गई जिसका आपने स्पेयर पैसे को सिर्फ कहीं पार्क किया है। तो इसका प्रोडक्ट के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे माना जाएगा या प्रोडक्ट की इनकम भी कैसे मानी जाएगी? नॉर्मल लॉस आएगा। नॉर्मल लॉस को आप इंक्लूजन में लिखना। नॉर्मल लॉस हमेशा प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है।
सर वो कैसे बनता है उसके लिए हमारे पास एक पूरा टॉपिक है, हम लोग अगले 5-7 दिन जो बेसिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि उसको हम कैसे कॉस्ट में ट्रीट करते हैं। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट बनता है, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। कोई बात नहीं, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, नॉर्मल लॉस डेफिनेटली कॉस्ट का पार्ट बनता है। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो समझ में नहीं आई हो? आ गया? पक्का? श्योर? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन की लिस्ट पढ़ी, क्या क्या चीजें कॉस्ट के अंदर आती है और क्या क्या चीजें कॉस्ट के अंदर नहीं आती है। अब एक काम करता हूं, मैं 2 मिनट लूंगा, मैं आपको अभी एक इसी नोट्स का क्यूआर शेयर कर रहा हूं, ताकि जिन लोगों ने लिखा नहीं है और आगे भी रोज इसी नोट्स को इसी क्यूआर मतलब इसी ड्राइव पे अपडेट होगा। तो जस्ट गिव मी ए सेकंड, मैं आपको ये टेस्टिंग कर लेते हैं आज की, सब लोगों तक प्रॉपर वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जस्ट गिव मी ए सेकंड, मैं एक फोल्डर बना के क्रिएट ए फोल्डर और यहां पे हम लोग नाम लिख देते हैं CA इंटर May 25 बैच 1 और इसके अंदर जाके मैं कर देता हूं ये नोट्स, जो आज के नोट्स हमने लिखे हैं वो अपलोड आ गए। अब इसको मैं आपको देता हूं लिंक, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। और ये लिंक मैं आपको कैसे दूंगा? QR कोड्स के थ्रू आपको लिंक देता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी स्कैन कर पाएंगे और ऑफलाइन वाले तो अभी फोन से स्कैन कर ही लेंगे। और ये अब आप एक काम कीजिए, इस QR को स्कैन कीजिए आपके फोन से निकाल के, इस QR को स्कैन कीजिए आप फोन से निकाल के। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कीजिए, ऑफलाइन वाले बच्चे भी कीजिए। इस QR को फोन से स्कैन कीजिए और जिन लोगों के पास फोन नहीं है अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई भी एक बच्चा अगर खुल गया और लिंक, तो उसको चैट बॉक्स में डाल दो, ताकि मैं ऑनलाइन सारे बच्चों को लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव की। आपको गूगल ड्राइव पे ले जाएगा वो QR। जैसे आप QR को स्कैन करोगे वो आपको गूगल ड्राइव पे ले जाएगा, गूगल लेंस से QR स्कैन हो जाएगा और दिस लिंक विल ब्रिंग यू टू ए गूगल ड्राइव फोल्डर। उस फोल्डर पे आप जाएंगे तो फोल्डर का नाम आया होगा ना पूरा, CA इंटर May 25 फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर आपको एक 1 जुलाई के नोट्स मिल जाएंगे। ओपन हो गया है तो सुयश एक काम करो, मेरे को आप चैट बॉक्स में वो लिंक भेज दो ना ऑनलाइन। तो मैं क्या करता हूं, सारे बच्चों को चैट बॉक्स में डाल देता हूं मैं एक साथ, तो सब लोग जिनको नहीं स्कैन हो पा रहा है वो भी ले लेंगे। आ गई लिंक, यहां पे आ गई क्या? 1 मिनट, यहां पे चेक कर लो स्कैन हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। और अगर किसी पास वाले का स्कैन नहीं भी हुआ है ना, तो इट्स ए व्हाट्सएप शेयरेबल लिंक। आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी आसपास वाले को चैट में भी भेज सकते हो अगर किसी की शेयर नहीं हुई है तो। और ये लिंक आप सेव कर लेना, नोट्स में लिंक सेव कर लो। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अब मैं रोज इसी लिंक पे नोट्स आगे अपडेट करूंगा, रोज इसी लिंक पे रोज रहेंगे। तो ये नोट्स में सेव कर लीजिए लिंक, जो गूगल ड्राइव की लिंक है ना, उसे या तो बुकमार्क कर लीजिए आपके ब्राउजर में या उसे नोट्स में जाके सेव कर लीजिए अलग से। ऑनलाइन वाले बच्चों को लिंक आ गई होगी, चेक कर लीजिए एक बार सब लोग। ऑनलाइन वाले भी चेक कर लो, ऑफलाइन वालों को लिंक मिल गई होगी, उस लिंक को सेव कर लीजिए। और इस लिंक पे अब आपको रोज PDF मिलेंगे, मतलब इसी फोल्डर के अंदर इसी नाम से। अभी 1 जुलाई वाला नोट चल रहा है हमारा, इंट्रोडक्शन पूरा इसी में चलेगा। उसके बाद जब नया चैप्टर चालू होगा तो मैं नया नोट बना लूंगा, तो आपका चैप्टर वाइज आपको ड्राइव में फोल्डर्स मिल जाएंगे, मतलब PDF मिल जाएगी चैप्टर वाइज। हर चैप्टर की अलग अलग PDF बन जाएगी, तो आपको ऐसे 12-15 PDF मिल जाएगी, इसी में टेस्ट भी मिल जाएंगे। यही लिंक अब हमारी परमानेंट रहने वाली है। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? तो आज का डिस्कशन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मिलते हैं कल, आज का डिस्कशन करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच, एंजॉय गाइस, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।